हेलो दोस्तों, हशमत गुरुजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जीएस में जो है नदियों से रिलेटिव टॉपिक कवर करेंगे। नदियों से अगर बात देखा जाए तो आप सोचेंगे कि तीन नदियां ज़्यादा मोस्ट होती हैं। सबसे पहली होती है सिंधु, दूसरी होती है आपके ब्रह्मपुत्र और तीसरी होती है आपकी गंगा। मुख्यतः अगर देखा जाए तो ये उत्तर भारत की अगर आपकी ये तीन नदियां कवर हैं तो मोस्टली आपकी 80% नदियां कवर हो जाती हैं, क्योंकि इसी में ज़्यादातर सहायक नदियां हैं, ज़्यादातर एग्जाम से पूछा जाता है। तो आज हम अपने टॉपिक कवर करेंगे, सिंधु नदी को कवर करते हैं। विद मैप में देखेंगे कि कहाँ से होकर जाती है, इसकी क्या सहायक नदियाँ हैं या इस पर क्या समझौता है और आजकल क्या एग्जाम में पूछ रहे हैं, तो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज हम अपना पहला इसको देखते हैं, सिंधु नदी का हेडिंग डालते हैं। तो आज का हेडिंग डालेगा सिंधु नदी। सिंधु नदी में अगर हम देखते हैं सिंधु नदी, सिंधु नदी की बात देखें तो पहले भारत का मैप देख लेते हैं। अगर हम भारत के मैप में स्थिति देखते हैं तो ये आपका भारत का मैप है। भारत के मैप से आपको ये होगा कि हमारी सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी कि कहाँ से क्या होकर जाती है और कहाँ से इसकी डिस्टेंस क्या है, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। भारत में अगर देखते हैं तो सबसे पहले अगर सिंधु नदी को देखते हैं तो सिंधु नदी आपके जो है तिब्बत से आती है। तिब्बत में कहाँ से आती है? ये आती है मानसरोवर से, और मानसरोवर कहाँ पड़ता है? कैलाश पर्वत में, तो याद रखिएगा। दूसरा इसको देखते हैं तो इसका स्थान क्या है जहाँ से ये निकल कर आती है। तो ये जो आपकी निकल कर आती है, ये निकल कर आती है बोखर चू हिमनद। यहाँ से याद रखिएगा दो बातें हैं कि कहाँ से आती है, मानसरोवर कैलाश पर्वत से, कौन से स्थान से निकल कर आती है, तो याद रखिएगा बोखरचू हिमनद से निकल कर आती है। तीसरी कंडीशन देखें तो इस नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है सिंगी बागिनी। तो याद रखिएगा इसको क्या कहा जाता है? सिंगी बागनी कहा जाता है। अब आप जानते हैं कि हमारी जो ये नदी है तो क्योंकि भारत में प्रवेश भी करेगी, और भारत में प्रवेश करेगी तो कहाँ से करेगी और किस स्थान से करेगी, तो इस नदी का उद्गम स्थल यहाँ से होता है। याद रखिएगा ये यहाँ से एंट्री करते हुए, भारत से एंट्री करते हुए, पाकिस्तान में एंट्री करते हुए, और ये कौन से सागर में आ जाती है, और आप जानते हैं ये कौन सा सागर है? अरब सागर। यानी अरब सागर में क्या हो जाती है? ये विलीन हो जाती है। अब इस पे यहाँ तक आने में इसको कैसे किसकी समस्या से गुजरना पड़ता है, वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। चलिए अगर हम इसमें देखते हैं पहली चीज़, तो सबसे पहले देखते हैं कि मानसरोवर में जब आती है, जब भारत में ये एंट्री करती है तो भारत में एक स्थान है आपका दमचौक। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? दमचौक से प्रवेश करती है। उसके बाद अगर आगे देखते हैं तो आगे जो आपका पड़ता है यहाँ पर इसी नदी पर पड़ता है लेह। तीसरी कंडीशन में देखें तो इसी पर जो आगे पड़ता है तो इसी पर आगे पड़ता है कारगिल। मुख्यतः स्थान देखेंगे जो हमारे एग्जामिनर पूछे जाते हैं। और जब वो भारत से बाहर होती है, यानी यहाँ से जब ये बाहर होती है तो किस स्थान से होती है, तो याद रखिएगा ये बाहर होती है चिल्लास से। तो हमारी तीन कंडीशन हो गई कि आपकी सिंधु नदी आपके तिब्बत में क्या कहलाती है? सिंगी बागन कहलाती है। दूसरी कंडीशन में देखें तो मानसरोवर कैलाश पर्वत से निकलती है, और किस स्थान से निकलती है? बोखरचू हिमनद से निकलती है। जब ये यहाँ से निकलती है तो ये आपके पाकिस्तान में आ जाती है, और पाकिस्तान में आगे यहाँ पर एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है मिठनकोट। ये क्यों है आपका, इसके लिए थोड़ा सा रीज़न बताएंगे। अब आपने एक बात देखी कि इसकी अब सहायक नदियाँ भी आएंगी। दूसरी कंडीशन आपने देखी कि चीन से है, भारत से है, और फिर पाकिस्तान में इसका ज़्यादातर हिस्सा है। अब इस कंडीशन में थोड़ा सा विवाद तो होना ही है। तो चलिए इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में देखते हैं। इसका जो बैकग्राउंड है, यहाँ पर हेडिंग डालते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी की अगर आप दूरी देखेंगे तो सिंधु नदी की जो दूरी है वो कितनी है? 2880 किलोमीटर है। दूसरी कंडीशन इसी में देखते हैं तो भारत में ये कितनी बहती है, तो भारत में ये लगभग 1114 किलोमीटर बहती है। ये बात याद रखिएगा क्योंकि आपसे अपने एग्जाम से रिलेटिव पूछा जाता है कि भारत में कितनी बहती है। और अगर इसकी हम बात करें तो क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में थोड़ा सा विवाद है, और अगर हम इसको देखा जाए तो एक इनके बीच समझौता हुआ था जिसे क्या कहा गया? भारत पाक सिंधु समझौता। तो ये भारत पाक सिंधु समझौता क्या है, कब हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। तो भारत पाक सिंधु समझौता क्या है
कि पानी को लेकर विवाद है कि इससे कौन ज़्यादा बिजली बनाएगा या इससे कौन यूज़ ज़्यादा करेगा, तो ये कंडीशन ज़्यादा होती हैं। अब इसमें क्या किया गया, एक समझौता बनाया गया। कब बनाया गया याद रखिएगा, 1960 में बनाया गया। इस समझौते में आखिर है क्या, तो इस समझौते में क्या है कि सबसे पहले आपकी नदी जो आती है सिंधु आती है, सिंधु की ही एक सहायक नदी आएगी जो हम अभी मैप में बनाएंगे, झेलम आएगी, और उसी की आपकी एक सिंधु की एक और सहायक नदी आएगी जिसका नाम है चिनाब। ये 3 नदियां आएंगी, सिंधु, झेलम और चिनाब। इन 3 नदियों का पहला ये फैसला कर दिया गया कि पाकिस्तान इन तीनों का जो यूज़ कर सकेगा वो 80% कर सकेगा, और आपके जो इंडिया यूज़ कर सकेगा तो वो 20% यूज़ करेगा। तो यहाँ से ये बात याद रखिएगा कि पाकिस्तान कौन कौन सी नदियों का 80% यूज़ करता है, सिंधु का, आपके दूसरा झेलम का और तीसरा चिनाब का। और इसके बाद जो 3 नदियाँ आती हैं, इसके बाद जो 3 नदियाँ आती हैं, एक आती है रावी, फिर प्लस आती है ब्यास, और एक और मुख्य नदी आती है जिसका नाम है सतलज, क्योंकि ये तीनों ही नदियाँ पाकिस्तान तक जाती हैं। तो इन तीनों नदियों पर जो समझौता हुआ है, तो इन तीनों नदियों का ये समझौता हुआ कि इसमें जो इंडिया लेगा तो इंडिया कितना लेगा, इंडिया लेगा आपके 80% लेगा। दूसरा पाकिस्तान जो लेगा तो पाकिस्तान कितना यूज़ कर सकेगा, 20% ही यूज़ कर सकेगा। तो यहाँ तक आई होप आपको ये बात क्लियर समझ में आ गई होगी कि भारत और पाक सिंधु समझौता क्या है, इस समझौते में क्या हुआ। इस समझौते में ये मैटर है कि आपका जो है पाकिस्तान इसमें कितना यूज़ करेगा या सिंधु आपके जो भारत है कितना यूज़ करेगा, तो इसमें आपको देखा जाएगा। तीसरी अगर बात देखें तो यहाँ पर आपके लद्दाख पड़ता है और दूसरा एक पड़ता है जास्कर श्रेणी। तो 2 बातों को और नोट याद रखिएगा कि आपकी जो सिंधु नदी है वो लद्दाख व जास्कर श्रेणी यानी पर्वत श्रेणी है आपके, जास्कर श्रेणी, इन दोनों के क्या होता है, मध्य बहती है, यानी इनके क्या है, मध्य है। दूसरा जब भारत पाकिस्तान में आती है तो पाकिस्तान में अटक से क्या होता है, ये मैदानी भाग में आ जाती है। ये क्वेश्चन थोड़े से पुट करे हुए हैं, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड हो जाता है। अब वापस हम वहीं आते हैं, अब वापस यहीं पर आते हैं तो इसकी अब सहायक नदियाँ शुरू हो जाती हैं। तो अब जो सहायक नदियाँ हैं तो आपको याद होगा यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है झेलम, झेलम, और आप जानते हैं हाइडे स्पीच का युद्ध भी हुआ था एक। तो झेलम नदी जो निकलती है तो ये कहाँ से स्थान निकलती है, ये स्थान जो है आपका कौन सा स्थान है, तो इस स्थान का नाम है, इस स्थान का नाम याद रखिएगा, इस स्थान का नाम है शेषनाग झील, शेषनाग झील। याद रखिएगा कि झेलम नदी जो आपकी निकलती है कहाँ से निकलती है, शेषनाग झील से निकलती है। इसकी अगर डिस्टेंस देखते हैं तो झेलम की जो डिस्टेंस है तो लगभग 725 किलोमीटर की इसकी डिस्टेंस है। और यहीं पर रास्ते में इसमें एक आपकी झील पड़ती है जिसका नाम है बूलर झील। तो बूलर झील भी याद रखिएगा कौन सी नदी पर है, तो झेलम पर ही है, और यहाँ से होते हुए आपके भारत से बाहर हो जाती है। इसके बाद एक अगली नदी आती है, अगली नदी में हम देखें तो अगली नदी जो आती है आपकी आती है तो आपके वो निकल कर आती है आपके चिनाब। चिनाब जो है 2 नदियों का मिश्रण है। 2 नदियों का कौन से हैं, तो एक है आपके चंद्र और एक है आपके भागा। तो याद रखिएगा चंद्र और भागा से मिलकर कौन सी नदी बनती है, आपके चिनाब में। अब ये चंद्र भागा कहाँ से हैं, तो याद रखिएगा ये दोनों हैं स्थान बाड़ा लाचा दर्रे से, बाड़ा लाचा दर्रा। तो याद रखिएगा कि बाड़ा लाचा दर्रे से निकलते हैं। चंद्र और भागा को मिलकर यहाँ से याद रखिएगा कौन सी नदी का निर्माण होता है, तो यहाँ से चिनाब नदी का निर्माण होता है। ये हो जाती है चिनाब नदी। चिनाब नदी की अगर डिस्टेंस देखते हैं तो चिनाब नदी की जो डिस्टेंस है वो लगभग 960 किलोमीटर है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। तो आपके झेलम हो जाता है, झेलम पे आपके बूलर झील है, चंद्र और भागा को मिलकर कौन सी बनी है, चिनाब नदी बनी है। और चिनाब नदी कहाँ से निकलती है, बाड़ा लाचा दर्रा से निकलती है। और ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। ये भी याद रखिएगा कि कहाँ से है, हिमाचल प्रदेश से है। इसके बाद देखें तो हिमाचल प्रदेश से ही आपके निकल कर आती है रावी नदी। यहाँ से जो अगली नदी निकल कर आती है तो आपकी जो रावी नदी निकल कर आती है, रावी नदी। तो रावी नदी जब यहाँ से आती है तो याद रखिएगा रावी नदी आपके निकल कर आती है रोहतांग दर्रे से, रोहतांग दर्रा। अब रोहतांग दर्रा भी कहाँ पड़ता है, ये भी आपका एचपी में ही पड़ता है रोहतांग दर्रा। अब यहाँ से निकल कर आती है। इसकी अगर देखें रावी नदी, इसकी अगर डिस्टेंस देखें तो इसकी डिस्टेंस लगभग 720 किलोमीटर है। तो यहाँ तक क्लियर बात हो गई कि आपकी पहली जो हो जाती है झेलम हो जाती है, फिर उसके बाद चिनाब हो जाती है, उसके बाद रावी हो जाती है।
कई बार एग्जामों में इनका क्रम तो बहुत बार पूछा गया है, तो इस बात को इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब रोहतांग दर्रे के पास से ही एक नदी और निकलती है, उस नदी का नाम है ब्यास नदी। ये यहाँ से एक और नदी निकलती है, याद रखिएगा, और उसका क्या नाम है, ब्यास नदी है। तो ब्यास नदी याद रखिएगा डायरेक्ट सिंधु की सहायक नदी नहीं है। अब यहीं से आपके तिब्बत में एक स्थान पड़ता है, याद रखिएगा कि तिब्बत में एक स्थान पड़ता है, यहाँ पर तिब्बत में, इसको थोड़ा सा एरो करके मैं यहाँ लिखे देता हूँ। तिब्बत में एक स्थान पड़ता है राक्षस तल, जिसे राक्षस तल भी कहते हैं, राक्षस तल। तो याद रखिएगा राक्षस तल से निकलती है आपके तिब्बत के, कौन सी नदी निकलती है, तो यहाँ से निकलती है आपकी सतलज की अगर डिस्टेंस देखेंगे तो लगभग सतलज की जो डिस्टेंस है 1500 किलोमीटर है, कहीं कहीं 1475 भी दिखाते हैं, लेकिन लगभग में 1500 किलोमीटर है। भारत में ये कितनी बहती है, तो भारत में जिसकी डिस्टेंस है लगभग 1080 किलोमीटर के लगभग ये भारत में बहती है। अब ये नदी जब यहाँ से निकलती है तो यहाँ से होती हुई ये आपके जब आगे आती है तो ब्यास नदी क्या हो जाता है, इसी की सहायक नदी हो जाती है। तो आपको मुख्यतः एक बात याद रखनी है कि ब्यास नदी किसकी सहायक नदी है, तो वो है आपके सतलज की, और यहाँ से ये होते हुए ये भी यहीं पर आ जाती है, और यहाँ पर ये मिल जाते हैं। कहाँ मिलते हैं, याद रखिएगा मिठनकोट में ये नदियाँ सारी किस में मिल जाती हैं, आपकी सिंधु में मिल जाती हैं, और सिंधु से ये सीधी आपकी कहाँ पर आ जाती हैं, यानी ये सारी समा जाती हैं आपके अरब सागर में। तो अरब सागर में ये सारी नदियाँ इसमें से विलीन हो जाती हैं। तो आपको मुख्यतः एक बात याद रखनी है कि इसमें कौन सी सबसे पहली सहायक नदी आती है, तो सबसे पहली नदी आती है आपकी झेलम आती है, और झेलम के बाद कौन सी नदी आती है, चिनाब आती है, चिनाब के बाद आपकी रावी आती है, रावी के बाद कौन सी आती है, ब्यास नदी आती है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसमें आपको बता दें कि सतलज नदी पर मुख्यतः सभी को पता है कि पंजाब में एक बांध भी है, इस बांध का नाम क्या है, भाखड़ नागल बांध भी याद रखिएगा कौन सी नदी पर है, सतलज नदी पर है। तो इस तरीके से लगभग ये टॉपिक पूरा हो जाता है। तो सिंधु नदी के बारे में मुख्यतः हमने ये बातें जानी। तो सिंधु नदी एक बार रिपीट करा देता हूँ। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील कैलाश पर्वत से, बोखरचू हिमनद से निकलती है, तिब्बत में सिंगी बाहंगिनी कहलाती है, भारत में प्रवेश करती है दमचौक से, लेह और कारगिल भी उसी पर हैं, और दूसरा अगर देखें तो बाहर कहाँ से होती है, चिल्लास से। मिठनकोट में क्या है कि इन सारी सहायक नदियाँ आ जाती हैं। झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है और बूलर उस पे है। दूसरा चंद्र और भागा वाड़ालाचा दर्रे से निकलते हैं हिमाचल प्रदेश, और दोनों को ही मिलकर कौन सी नदी बन जाती है, याद रखिएगा चिनाब नदी बन जाती है। और चिनाब नदी का संगम किस में हो जाता है, ये भी आपके सतलज में सिंधु नदी में चला जाता है। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। अगर इसका थोड़ा मिड पॉइंट याद रखना चाहते हैं तो रख लें, ये तंडी में मिलती है, वैसे कोई इतना ज़्यादा है नहीं, तंडी में मिलती हैं। और ये जो सारी मिलती हैं तो ये मंज में मिलती हैं, मज करके एक स्थान है, तो यहाँ पर मज में मिलती हैं। इतना डीपली कभी पूछते नहीं हैं, तो थोड़ा सा इस बात को क्लियर रखिएगा कि रावी की डिस्टेंस कितनी है और ब्यास की डिस्टेंस रह गई है। तो ब्यास की डिस्टेंस कितनी है, 427 किलोमीटर ब्यास की है। तो ब्यास किसकी सहायक नदी है, याद रखिएगा कि सतलज की सहायक नदी है। तो इस तरीके से आपका एक पूरा टॉपिक का कवर हो जाता है, जिसमें आपका समझौता भी है कि सिंधु समझौता क्या है। तो याद रखिएगा सिंधु और समझौता क्या है कि इसमें जो है सिंधु झेलम चिनाब इनका जो यूज़ करेगा पाकिस्तान 80% यूज़ करेगा, इंडिया जो यूज़ करेगा तो वो 20% यूज़ करेगा। इस तरह से 3 नदियाँ और हो जाती हैं आपकी, रावी हो जाती है, ब्यास हो जाती है और सतलज होता है। इसमें जो है इंडिया 80% यूज़ करेगा और पाकिस्तान यूज़ कितना करेगा, तो पाकिस्तान करेगा 20% यूज़ करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक ये आपका टॉपिक खत्म हो जाता है। आई होप आपको थोड़ा समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो थोड़ा शेयर लाइक कीजिएगा।